नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, भारत की नागरिकता। पर सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा संविधान के आर्टिकल्स 5 से 11 में, जिन्होंने आजाद भारत के पहले नागरिकों की पहचान तय की थी। तो सोचिए, देश आजाद हो गया है, पर अब सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि आखिर इस नए आजाद भारत का नागरिक है कौन, किसे हम अपना माने। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, और इसी का जवाब देने के लिए संविधान में इन आर्टिकल्स को जोड़ा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। आर्टिकल 5। ये समझिए कि ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल था। ये उन लोगों के लिए था जो उस ऐतिहासिक दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत की जमीन पर मौजूद थे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1947 में देश आजाद हुआ, फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। इसके बीच के जो साल थे ना, वो बहुत अहम थे। देश एक नए दौर में कदम रख रहा था, और उस दौर का सबसे बुनियादी, सबसे बड़ा सवाल था, आखिर हम हिंदुस्तानी हैं कौन, हमारे नागरिक कौन हैं। तो आर्टिकल 5 ने इसका बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। इसने 3 कंडीशंस रखी। कहा कि अगर कोई उस दिन 26 जनवरी 1950 को इंडिया में था तो वो नागरिक बन सकता है। बस इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी थी। पहली, या तो उनका जन्म ही भारत में हुआ हो। दूसरी, अगर खुद का नहीं तो उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी, अगर ये दोनों ना हो तो कम से कम पिछले 5 साल से वो भारत में ही रह रहे हों। सिंपल, आसान, सीधी बात। अब इतनी सारी बातें याद कैसे रखें? इसके लिए एक मस्त ट्रिक है, JJR। बिल्कुल, JJR। पहला जे से जन्म यानी बर्थ इन इंडिया, दूसरा जे से जीवन यानी इंडिया में जीवन बिताना यानी रेजिडेंस, और आर से रिश्तेदारी यानी पेरेंट्स का कनेक्शन। तो बस JJR याद रखिए और आर्टिकल 5 क्लियर। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, है ना? आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा जख्म भी मिला था, विभाजन, पार्टीशन। लाखों लोग इधर से उधर जा रहे थे। उनका क्या, जो पाकिस्तान से इंडिया आए या जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनके लिए अलग नियम बनाने पड़े। और वही हैं आर्टिकल 6 और 7। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 6 की। ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का फैसला किया। संविधान ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे। उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस थी। सबसे जरूरी ये थी कि उन्हें साबित करना था कि उनकी जड़ें, उनका मूल इसी मिट्टी से है। और इसको याद रखने की ट्रिक वो भी है। ये है PRA। P से प्रूफ यानी सबूत कि आपका परिवार इंडियन ओरिजिन का है। R से रजिस्ट्रेशन, उस वक्त एक रजिस्टर में नाम दर्ज कराना पड़ता था। और A से अराइवल, मतलब एक खास डेट से पहले इंडिया पहुंच जाना। PRA, प्रूफ, रजिस्ट्रेशन, अराइवल। हो गया ना आसान? अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट केस पर, आर्टिकल 7। ये उन लोगों के लिए था जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। नियम साफ था, अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी, अगर कोई परमिट लेके वापस आ गया तो उनके लिए नागरिक बनने का रास्ता बंद नहीं हुआ था। तो मोटा मोटा हिसाब क्या हुआ? आर्टिकल 6 कहता था पाकिस्तान से भारत आए, वेलकम, आप नागरिक बन गए। आर्टिकल 7 कहता था भारत से पाकिस्तान गए तो आप नागरिक नहीं रहे। एकदम साफ सीधा नियम, जो गया वो गया, और जो आ गया उसने वापस पाया। तो हमने पार्टीशन वाले मामले तो देख लिए, लेकिन दुनिया सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक ही तो सीमित नहीं थी, है ना? कुछ और भी केसेस थे जिनके बारे में सोचना जरूरी था, और इन्हीं केसेस को डील करते हैं हमारे अगले आर्टिकल्स 8, 9 और 10। अब आर्टिकल 8 को देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो रहते तो विदेश में हैं, पर दिल से हिंदुस्तानी हैं। मतलब जिनके माँ बाप या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ था। उन्हें भी एक मौका दिया गया। वो बस अपने देश की इंडियन एम्बेसी में जाकर रजिस्टर करवा सकते थे और इंडियन सिटीजन बन सकते थे। और इसकी ट्रिक तो सबसे आसान है। बस इतना याद रखिए, 8 और अब्रॉड की साउंड मिलती जुलती हैं, तो आर्टिकल 8 इक्वल्स अब्रॉड। सिंपल। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 9 पर, और ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और इंपॉर्टेंट रूल है। सुनिए, ये कहता है कि अगर किसी भी इंडियन सिटीजन ने अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसी पल ऑटोमैटिकली उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब क्या है? डबल सिटीजनशिप? नो वे। भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। आप एक ही टाइम पर इंडिया और किसी और देश के सिटीजन नहीं हो सकते।
एक को चुना तो दूसरा अपने आप छूट जाएगा। और ये नियम आज तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही लागू है। तो अब तक जो लोग नागरिक बन गए, उनका क्या? क्या उनकी सिटीजनशिप सेफ है? जी हाँ, आर्टिकल 10 इसी बात की गारंटी देता है। ये एक तरह का अश्योरेंस है कि भाई अगर आप इन रूल से सिटीजन बन गए हो तो आप सिटीजन बने रहोगे। आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिवाय एक के, और वो है पार्लियामेंट, अगर वो इस पर कोई कानून बना दे। इसको याद रखने का तरीका सोचिए। 10 से टेन्योर, तो आर्टिकल 10 मतलब टेन्योर कंटिन्यूस। नागरिकता का टेन्योर चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये कंटिन्यूटी का आर्टिकल है। और अब आखिर में आते हैं सबसे पावरफुल आर्टिकल पर, आर्टिकल 11। ये आर्टिकल दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि वक्त बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी, इसीलिए उन्होंने आने वाले समय के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया। ये आर्टिकल सीधे सीधे सारी पावर पार्लियामेंट को दे देता है। कहता है कि फ्यूचर में सिटीजनशिप से जुड़ा कोई भी कानून, चाहे वो नागरिकता देने का हो या लेने का, उसको बनाने का, बदलने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। और इसकी ट्रिक वो तो और भी आसान है। 11 से याद रखिए लॉ। सो आर्टिकल 11 इक्वल्स टू लॉ बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगी, बस। और जानते हैं, इसी आर्टिकल 11 की पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने 1955 में एक बहुत बड़ा कानून बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम। आज भी हमारे देश में सिटीजनशिप के ज्यादातर नियम इसी एक्ट से चलते हैं, तो ये आर्टिकल 11 ही उसकी बुनियाद है। तो ये थे आर्टिकल्स 5 से 11। चलिए एक काम करते हैं, एक सुपर क्विक रीकैप करते हैं ताकि सारी चीजें दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 5, इंडिया में रहने वालों के लिए ट्रिक JJR। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से आने वालों के लिए ट्रिक PRA। आर्टिकल 7, पाकिस्तान जाने वालों के लिए नियम गया गया आया पाया। आर्टिकल 8, विदेश में रहने वालों के लिए ट्रिक 8 अब्रॉड। आर्टिकल 9, दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो डबल नो। आर्टिकल 10, सिटीजनशिप चलती रहेगी, ट्रिक 10 से टेन्योर कंटिन्यूस। और आखिर में आर्टिकल 11, फ्यूचर के लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ट्रिक 11 यानी लॉ, सिंपल। तो ये सारे आर्टिकल्स आज़ादी और विभाजन के उस दौर की देन है। इन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया। लेकिन यहां एक बात सोचने वाली है, आज 70 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, देश बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। तो ये 70 साल पुराने नियम आज के भारत के लिए कितने रिलेवेंट हैं? उनका आज क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।